जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में बातें करेंगे। पहला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अभिक्रिया हमारा है लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि सीसा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये आपका सही है। और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ तो लेड ऑक्साइड अपचयित होकर लेड का निर्माण कर रहा है और कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यानी ए और बी हमारे ये दो असत्य हैं। प्रश्न 2, फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस का निर्माण करते हैं। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व फेरस को उसके विलयन फेरस ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे आके बैठ जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और फेरस को विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आगे हमारा है प्रश्न 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब ये कैसे होता है? तो जब लोह चूर्ण फेरस को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें FeCl2 और H2 का निर्माण होते दिखाई देता है। तो FeCl2 हमारा फेरस क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड, और H2 हमारा हाइड्रोजन गैस है। यही अभिक्रिया होती है जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है। तो प्रश्न 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं दोनों तरफ के परमाणु तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और ऐसा क्यों होना आवश्यक है? तो दरमियान संरक्षण नियम के अनुसार दरमियान ना बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी दरमियान संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दरमियान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। इसीलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल दरमियान उत्पादों के कुल दरमियान के बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसीलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। प्रश्न 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए नंबर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। बी नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सी नंबर, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। डी नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पहला ए नंबर हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया यानी NH3 का निर्माण करती है। नाइट्रोजन का सूत्र N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का NH3 होता है। अब इसे संतुलित करना है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक किस तत्व का परमाणु सबसे अधिक है। तो उत्पाद में हाइड्रोजन का 3 परमाणु है और अभिकारक में 2 परमाणु है। तो हम लोग LCM वाला बुद्धि लगाते हैं कि 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यानी यहाँ पर 3 का गुणांक लगाएंगे और यहाँ पर 2 का, तो हाइड्रोजन का परमाणु बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर 2 का गुणांक लगाएंगे तो नाइट्रोजन के पास भी 2 परमाणु हो जाएगा तत्व का उत्पाद में, और यहाँ तो पहले से ही नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, इसलिए ये रासायनिक समीकरण हमारा जो है ये संतुलित हो गया है। प्रश्न बी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है और जल का H2O होता है। अब हमें इसे संतुलित करना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 2 ही परमाणु है। सल्फर का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। लेकिन ऑक्सीजन का अभिकारक में 2 परमाणु है जबकि उत्पाद में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी टोटल 3 परमाणु है। तो अब इसे संतुलित करना है तो यहाँ पर फिर हम लोग LCM वाला दिमाग लगाएंगे। 2 और 3 का LCM कितना होता है? 6। तो यहाँ पर हम लोग 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभिकारक में ऑक्सीजन का 6 परमाणु हो जाएगा। अब उसके बाद इधर भी हम लोग को 6 परमाणु लाना है।
तो अब हम लोग यहाँ पर जो एक परमाणु है ऑक्सीजन का, इसको किसी तरह सम संख्या में लाएंगे, तभी हम लोग 6 ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से गुना करने पर यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। अब हमें और 4 परमाणु चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब यहाँ हम लोग 2 का गुणांक लगाएंगे तो 4 परमाणु हो जाएगा, यानी 4 2 6 परमाणु अब हमारे उत्पाद में भी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ 2 का गुणांक लगाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो जाता है उत्पाद में, लेकिन अभिकारक में 2 ही परमाणु है, इसीलिए यहाँ पर भी 2 का गुणांक लगाएंगे। लेकिन जब यहाँ 2 का गुणांक लगाते हैं तो सल्फर का भी 2 परमाणु हो जाता है, और यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से पहले से ही सल्फर का 2 परमाणु उत्पाद में हो गया है। अतः ये जो रासायनिक समीकरण है ये आपका संतुलित हो गया है। प्रश्न सी, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण करता है। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3, बेरियम सल्फेट का BaSO4 होता है। अब इसे हम लोग को संतुलित करना है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन का है, अभिकारक में 4 या 12 परमाणु, और उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इसे हम लोग को बराबर करना है अभिकारक और उत्पाद में। तो ऑक्सीजन के उत्पाद में 4 परमाणु हैं, तो 3 का गुणांक लगाकर 12 परमाणु कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 का गुणांक लगाएंगे तो उत्पाद में ऑक्सीजन के 12 परमाणु हो जाएंगे। लेकिन 3 का गुणांक लगाने पर यहाँ पर बेरियम का भी 3 परमाणु हो जाएगा, इसीलिए अभिकारक में भी 3 का गुणांक लगाएंगे बेरियम वाले स्थान पे। तो अब यहाँ पर बेरियम का अभिकारक में 3 परमाणु और उत्पाद में भी 3 परमाणु, लेकिन यहाँ 3 का गुणांक लगाने से क्लोरीन का 3 दूनी 6 परमाणु हो जाएगा, और उत्पाद में क्लोरीन का 3 ही परमाणु है। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर भी 2 का गुणांक लगा के 3 दूनी 6 परमाणु कर देंगे क्लोरीन का भी। अब यहाँ जैसे हम लोग 2 परमाणु लगाएंगे तो एल्युमिनियम का 2 हो जाएगा, उत्पाद में एल्युमिनियम का 2 परमाणु हो जाएगा, और ऑलरेडी अभिकारक में एल्युमिनियम का 2 परमाणु है, इसीलिए ये रासायनिक समीकरण अब हमारा संतुलित हो गया है। प्रश्न डी, पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र K, जल का H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH और हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। अब इसे हम लोग को संतुलित करना है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और उत्पाद में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी टोटल 3 परमाणु है। तो अब इसे हम लोग को संतुलित करना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो विषम जगह है जहां पर 1 ठो हाइड्रोजन है उत्पाद में, उसको पहले 2 ठो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 का गुणांक लगाएंगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो जाएगा, और इधर यहाँ पहले से 2 था, यानी 2 2 4 परमाणु हो गया है उत्पाद में हाइड्रोजन का। अब यहाँ हम लोग को 4 परमाणु अभिकारक में भी करना है, तो यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो जाएगा उत्पाद में भी। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 का गुणांक लगाएंगे तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया है यहाँ पर, और उत्पाद में भी यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया था। और आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम का भी 2 परमाणु हो गया है, इसीलिए यहाँ पर भी पोटेशियम में 2 का गुणांक लगाएंगे ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर हो जाए। अतः ये जो है रासायनिक समीकरण है ये भी संतुलित हो गया है। प्रश्न 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ए नंबर, HNO3 प्लस CaOH2 दोनों अभिक्रिया करके CaNO3 और H2O का निर्माण करते हैं, इसको संतुलित करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु के संख्या, तो ऑक्सीजन के यहाँ 3 और इधर 2 यानी 5 परमाणु है अभिकारक में, और उत्पाद में ऑक्सीजन के 1 और इधर 3 दूनी 6 यानी 7 परमाणु है। अब इसे हम लोग को बराबर करना है, तो सबसे पहले जहाँ 1 परमाणु है उसे हम लोग 2 करेंगे, क्योंकि विषम को सम में लाने से हम लोग का रासायनिक समीकरण संतुलित करने में आसानी होता है। तो यहाँ 2 का गुणांक देंगे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी 8 परमाणु हो गया है हमारा उत्पाद में। अब अभिकारक में 8 करके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 परमाणु है और विषम संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे गुणांक तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 यानी 8 परमाणु अभिकारक में भी हमारा हो गया है ऑक्सीजन का। आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो बाकी सबका है वो सब भी चेक कर लेते हैं। तो कैल्शियम का यहाँ 1 परमाणु है और यहाँ पर भी 1 परमाणु, यानी अभिकारक और उत्पाद में कैल्शियम का 1 ही परमाणु है। अब हाइड्रोजन का, तो यहाँ 2 का गुणांक लगाने से हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया है, और यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से 2 और यहाँ पर 2 यानी 4 परमाणु अभिकारक में भी है और उत्पाद में भी है हाइड्रोजन का। आगे हमारा है N, तो N नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 परमाणु है और यहाँ पर 2 परमाणु है, और यहाँ पर 2 का गुणांक लगने से यहाँ नाइट्रोजन का 2 परमाणु हो गया है, यानी दोनों साइड नाइट्रोजन का 2 परमाणु हो गया है। अतः ये जो रासायनिक समीकरण है ये हमारा संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर बी, NaOH H2SO4 से अभिक्रिया करके Na2SO4 और H2O का निर्माण करता है। यहाँ पर अब इसे हम लोग को संतुलित करना है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन का यहाँ 4 और यहाँ 1 5 अभिकारक में, और उत्पाद में यहाँ 1 और 4 यानी 5
यानी अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन के 5-5 परमाणु हैं, लेकिन सोडियम के उत्पाद में 2 परमाणु है और अभिकारक में 1 ही है, इसलिए यहाँ 2 का गुणांक लगा के 2 परमाणु कर देंगे। यानी सोडियम का अभिकारक और उत्पाद दोनों में 2-2 परमाणु हो गया है, लेकिन यहाँ 2 का गुणांक लगाने से हाइड्रोजन का 2 परमाणु और यहाँ 2 यानी 4 परमाणु हो गया है, जबकि उत्पाद में यहाँ 2 ही परमाणु है, इसलिए यहाँ पर भी 2 का गुणांक लगा देंगे 4 परमाणु करने के लिए हाइड्रोजन का। यहाँ पर जैसे ही 2 का गुणांक लगाएंगे तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु और यहाँ 4 यानी 6 परमाणु हो गया है उत्पाद में, और अभिकारक में यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से ऑक्सीजन का यहाँ 2 हो गया यानी 6 परमाणु हो गया है अभिकारक में भी। सल्फर का यहाँ पर 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी सल्फर का 1 ही परमाणु है, अतः यह जो रासायनिक समीकरण है ये हमारा संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी, NaCl AgNO3 से अभिक्रिया करके AgCl और NaNO3 का निर्माण करता है, इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन का अभिकारक में 3 गो है और उत्पाद में भी 3 ठो परमाणु है। सोडियम का हमारा अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 परमाणु है। क्लोरीन का भी अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। Ag का हमारा सिल्वर का अभिकारक में 1 परमाणु है, उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। नाइट्रोजन का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है, अतः यह जो रासायनिक समीकरण है ये हमारा पहले से संतुलित है। क्वेश्चन नंबर डी, BaCl2 H2SO4 से अभिक्रिया करके BaSO4 और HCl का निर्माण करता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो परमाणु है ऑक्सीजन का अभिकारक में 4 ठो परमाणु है और उत्पाद में भी 4 ही ठो परमाणु है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन और हाइड्रोजन का है अभिकारक में 2-2 परमाणु है और उत्पाद में 1 परमाणु है और दोनों एक ही स्थान पे। अतः यहाँ हम लोग 2 का गुणांक लगाकर हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2-2 परमाणु कर देंगे उत्पाद में भी। और जो आगे हमारा बेरियम है, बेरियम का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है, और सल्फर का भी अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। अतः सिर्फ यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से ये रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH2, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल H2O का निर्माण करता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक परमाणु हमारा ऑक्सीजन का अभिकारक में 2 और यहाँ पर भी 2 है, यानी 4 परमाणु है ऑक्सीजन के अभिकारक में, और उत्पाद में भी यहाँ 3 और यहाँ 1 यानी 4 परमाणु है टोटल ऑक्सीजन के अभिकारक एवं उत्पाद दोनों साइड में। कैल्शियम के 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। कार्बन के 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। हमारा जो हाइड्रोजन है इसका 2 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 2 ही परमाणु है। अतः ये जो रासायनिक समीकरण है ये हमारा संतुलित है। क्वेश्चन नंबर बी, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम देख रहे हैं यहाँ पर जिंक, जिसका सूत्र Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag का निर्माण करता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो परमाणु है वो हमारा ऑक्सीजन का है, अभिकारक में 3 परमाणु है और उत्पाद में 3 दूनी 6 परमाणु है। अतः यहाँ पर 2 का गुणांक लगाकर हम जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 6 परमाणु कर देंगे अभिकारक में, यानी अभिकारक और उत्पाद में अब ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गए हैं। अब जो आगे हमारा है, यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से सिल्वर का 2 परमाणु हो गया है अभिकारक में और उत्पाद में 1 ही परमाणु है। अतः यहाँ पर भी 2 का गुणांक लगाकर उत्पाद में भी सिल्वर का 2 परमाणु कर देंगे। आगे हमारा जिंक का 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए हैं और यहाँ पर उत्पाद में पहले से ही नाइट्रोजन के 2 परमाणु है। अतः ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये हमारा संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण में लिख के संतुलित करेंगे। तो एल्युमिनियम Al जो है कॉपर क्लोराइड CuCl2 से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu का निर्माण करता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका परमाणु किस तत्व का परमाणु सबसे अधिक है। तो अभिकारक में क्लोरीन के तत्व के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में 3 परमाणु हैं क्लोरीन के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम का मेथड लगा के जहाँ 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई और जहाँ 2 है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 6 यानी बराबर कर देंगे। तो क्लोरीन के अभिकारक एवं उत्पाद में 6 परमाणु हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करने से कॉपर के 3 परमाणु हो गए हैं अभिकारक में और उत्पाद में कॉपर के हमारे जो हैं 1 ही परमाणु है। अतः यहाँ पर 3 का गुणांक लगाकर यहाँ 3 का गुणांक होगा, यहाँ पर 3 का गुणांक लगाकर हम लोग कॉपर का भी हम लोग 3 परमाणु कर लेंगे। आगे हम लोग जब यहाँ पर 2 का गुणांक लगाएंगे तो एल्युमिनियम का भी यहाँ 2 परमाणु हो जाएगा। अतः यहाँ पर 2 का गुणांक लगाकर एल्युमिनियम का अभिकारक में भी 2 परमाणु कर देंगे। यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। अतः ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया है।
क्वेश्चन नंबर डी, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र BaCl2 पोटेशियम सल्फेट K2SO4 से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl का निर्माण करता है। अब आगे इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो परमाणु है ऑक्सीजन का अभिकारक में 4 परमाणु है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। आगे हमारा क्लोरीन का अभिकारक में जो है 2 परमाणु है और उत्पाद में 1 परमाणु है। अतः यहाँ पर 2 का गुणांक लगाकर हम लोग क्लोरीन के अभिकारक उत्पाद में 2 परमाणु कर देंगे। आगे यहाँ 2 का गुणांक लगाने से हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम के यहाँ 2 परमाणु उत्पाद में हो गए हैं और अभिकारक में पहले से ही पोटेशियम के 2 परमाणु है, अतः इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा सल्फर का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। आगे हमारा बेरियम का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। अतः ये जो है ये रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित हो गया है। आगे हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसे संतुलित होना जरूरी है, क्योंकि दरमियान संरक्षण नियम कहता ही है कि अभिकारक एवं उत्पाद में किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है दरमियान संरक्षण नियम के अनुसार। अतः हमें सिर्फ संतुलित करने का तरीका पता होना चाहिए। हम लोग सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को पहले संतुलित करते जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंतिम में हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ए नंबर, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका रासायनिक समीकरण में हम लोग इसको लिखेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr होता है रासायनिक सूत्र, जो बेरियम आयोडाइड BaI2 से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक परमाणु अभिकारक में आयोडाइड का 2 है, आयोडीन का 2 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में 1 ही परमाणु है। अतः यहाँ पर 2 का गुणांक लगाकर आयोडीन के 2 परमाणु कर देंगे अभिकारक एवं उत्पाद में। आगे यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से पोटेशियम के 2 परमाणु हो गए हैं उत्पाद में। अब हम लोग अभिकारक में भी यहाँ पर 2 का गुणांक लगाकर पोटेशियम के 2 परमाणु कर देंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 का गुणांक लगाएंगे तो ब्रोमीन के 2 परमाणु हो जाएंगे अभिकारक में और यहाँ उत्पाद में पहले से ही ब्रोमीन के 2 परमाणु है, अतः इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा बेरियम का 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है, अतः ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये हमारा संतुलित हो गया है और यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर बी, जिंक कार्बोनेट 2 अभिकर्मक जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट एकल अभिकर्मक टूट कर 2 उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जिंक कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ZnCO3 होता है, जो जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन का अभिकारक में 3 परमाणु है और उत्पाद में भी यहाँ 1 और यहाँ 2 यानी 3 परमाणु है। जिंक का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। कार्बन का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है, अतः ये रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित है। क्वेश्चन नंबर सी, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसे संतुलित करना है और किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है इसे बताना है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 अभिकर्मक संयोग या फिर जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसे संतुलित करना है तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र H2 और क्लोरीन का Cl2 होता है, जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के अभिकारक में 2 परमाणु है और उत्पाद में 1 परमाणु है, अतः यहाँ पर 2 का गुणांक लगाकर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पाद में भी 2 परमाणु कर देंगे, अतः ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन को उसके विलयन हाइड्रोजन क्लोराइड से विस्थापित करके उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है, अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक परमाणु जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन का है, जो 2 परमाणु है क्लोरीन और हाइड्रोजन के उत्पाद में, जबकि अभिकारक में हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 परमाणु है। अतः यहाँ पर हम लोग 2 का गुणांक लगाने से हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 परमाणु हो जाएंगे अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, और मैग्नीशियम का 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है, अतः ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें मीथेन को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। इस ऊष्मा के निर्माण के कारण इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं।
इसमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदला जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा विघटित किया जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाते हैं। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। तो इसका उत्तर होगा, सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, का नाम श्वसन है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अतः अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का जो हमारा जो है रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अतः इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर एक या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वियोजन अभिक्रिया का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, AgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करते हैं। इसमें जो है एकल अभिकर्मक किसी ऊर्जा की उपस्थिति में टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है C, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और इसमें ऊर्जा का भी निर्माण होता है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अर्थात ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया किया जाता है। तो ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 को जब ऊष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ जब वियोजित किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के साथ वियोजित किया जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण होता है। विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया, जल को जब विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित करके हम लोग वियोजन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जल को वियोजन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये सभी वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं जो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा वियोजन अभिक्रिया किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ A अधिक क्रियाशील तत्व है, A अधिक क्रियाशील तत्व है जो B को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है और A उसके स्थान पर आकर बैठ जा रहा है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित कर कर उसके स्थान पर आकर बैठ जा रहा है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि यहाँ पर दो यौगिक हैं हमारे जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दर्शाया गया है जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण करता है। ये हमारा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच का अंतर है। इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसे परिभाषित किए हैं और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण, दो उदाहरण हमारा यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है जिसमें कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जो सिल्वर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और इसका रासायनिक समीकरण यहाँ दर्शाया गया है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप जो पानी में नहीं घुलता है उसका निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण हुआ है जो पानी में नहीं घुलता है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। यहाँ पर यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दर्शाया गया है जिसमें हमारा जो है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है और दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उसके बाद हमें बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप मिलता है। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा गया है और पोटेशियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ए उपचयन, बी अपचयन। इसका उत्तर होगा ए नंबर उपचयन में, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो उपचयन कब होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब कहा जाता है कि उस तत्व का उपचयन हुआ है। यहाँ पर 2 उदाहरण है और 2 तत्व हैं, एक कार्बन है एक कॉपर है। दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं और दोनों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि कार्बन तथा कॉपर का उपचयन हुआ है। बी नंबर है अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉपर ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं दोनों ही, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक कॉपर, और दोनों ही जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण तो हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन इसमें पहले यहाँ 2 था और अब 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है पहले वाले रासायनिक अभिक्रिया में, और दूसरे में तो पूरे ह्रास हो रहा है। अतः यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो जो तत्व है वो हमारा कॉपर है, X तत्व है वो हमारा कॉपर है और उस काले रंग के यौगिक का नाम हमारा कॉपर ऑक्साइड है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब कॉपर, जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है, वो जब गर्म करते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है और कॉपर ऑक्साइड काले रंग के तत्व बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर होगा संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट करते हैं। संक्षारण कब होता है? जब लोहे की वस्तु अम्ल, नमी, जल आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है, तब संक्षारण कहा जाता है लोहे का संक्षारण हो रहा है। तो संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तु का क्षय होता रहता है, उसे इससे बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट के कारण क्या होता है, लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोहा का संक्षारण नहीं होता है और लोहा बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। 19 नंबर क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन से इसलिए प्रवाहित किया जाता है क्योंकि तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। जब जो तेल और वसायुक्त खाद्य सामग्री ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो उसका उपचयन हो जाता है और विकृत गंधी हो जाता है। इस विकृत गंधी को हटाने के लिए नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है जो ऑक्सीजन को हटा देता है और विकृत गंधिता से बचाता है तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री को, इसलिए नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। तो ए नंबर संक्षारण। संक्षारण किसे कहा जाता है? तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का उदाहरण है जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का आना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण है। दूसरा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता कब होता है? तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उपचयित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए एक उपाय है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे विकृत गंधिता को हटाया जा सकता है चिप्स की थैली से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।